डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में हमारा चैप्टर 2, क्योंकि सीबीएसई ने फर्स्ट चैप्टर जो डिलीट किया है आपके, इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है ये आपके चैप्टर नंबर 2 है। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे टॉपिक होंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। एक तो हम साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण किया गया वो कैसे किया गया इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद में स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थीड एपार्थीड के अगेंस्ट किस प्रकार स्ट्रगल किया गया, जो रंग भेद की जो नीति थी साउथ अफ्रीका में, उसके विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष हुआ वो भी हम देखेंगे। और फिर टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस जो बना वो किस प्रकार बना वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, टॉपिक को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओवरव्यू वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर में हमने नोट किया था that in a democracy the rulers are not free to do what they like। तो ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। वो जैसा चाहते हैं वैसा वो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow। तो डेमोक्रेसी में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनका फॉलो करना पड़ता है, सिटीजन्स को भी करना पड़ता है एंड गवर्नमेंट को भी उन सर्टेन बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कुछ नियम होते हैं जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। All such rules together are called constitution। तो ये जो सभी नियम होते हैं ये ही कॉन्स्टिट्यूशंस कहलाते हैं, जिनका सिटीजन्स को भी फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, और ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। और ऐसे सभी नियमों को हम सम्मिलित रूप से संविधान कहते हैं। As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the power of the government and how the government should function। तो देश का जो सर्वोच्च कानून है, जो सुप्रीम लॉ है कंट्री का, वो होने की स्थिति में संविधान नागरिकों को अधिकार, सरकार की जो शक्ति है वो, और उसके जो कामकाज के तौर तरीके हैं उनको डिटरमाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशंस डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। एक तो राइट्स ऑफ सिटीजन्स को डिटरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या पावर है उसको डिटरमाइन करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशंस करता है। एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, गवर्नमेंट किस प्रकार कामकाज करेगी, उसके कामकाज के तरीके क्या होंगे वो भी डिटरमाइन करने का जो कार्य है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का है। तो इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के संवैधानिक स्वरूप के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो उठाएंगे। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत क्यों होती है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, और कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बनाया जाता है, हु डिजाइन देम, कॉन्स्टिट्यूशंस को कौन बनाते हैं, एंड इन व्हाट वे। और इसके अलावा जो है इसको कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। What are the values that shape the constitutions in democratic states? और इसके अलावा किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को शेप देने वाले वैल्यूज कौन से हैं।
वो भी हम देखेंगे। वंस कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, एक बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड हो जाता है, कैन वी मेक चेंज लेटर, बाद में उसमें हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशंस। तो जो कंडीशंस है उसके अनुरूप क्या उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ designing constitutions for a democratic state is that of South Africa। तो रिसेंट ईयर्स में संविधान बनाने का एक उदाहरण जो है वो साउथ अफ्रीका का है, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशंस का डिजाइनिंग किस प्रकार किया गया, किस प्रकार बनाया गया। वी बिगिन this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitutions। और वहाँ क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह कॉन्स्टिट्यूशंस को निर्मित करने का काम किया, किस प्रकार इस कार्य को अंजाम दिया। Then we turn to how the Indian Constitution was made, और उसके बाद में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ भी हम टर्न करेंगे, देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को, व्हाट इट्स फंडामेंटल वैल्यूज आर, और इसके साथ साथ इसके जो बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज है वो क्या है, एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड देन ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरह सिटीजन्स के जीवन और गवर्नमेंट के अच्छे कामकाज के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेमवर्क अवेलेबल करवाता है, एक ढांचा हमको प्रोवाइड करवाता है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक को, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। तो सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला को देखते हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो बातें बताई है वो हम देखते हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन। तो ये कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन। तो मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ संघर्ष किया है। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और जो ब्लैक डोमिनेशन है उनका भी मैंने अपोज किया है, विरोध किया है। I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities। और मैंने एक ऐसे डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट सोसाइटी की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ में रहे, हारमोनी के साथ रहे और सबको समान अवसर उपलब्ध हो, इस प्रकार मैंने जो है कामना की है। It is an ideal which I hope to live for and to achieve। और मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहूंगा, live for and to achieve, और मैं इसे पाना चाहता हूँ। लेकिन but if needs be it is an ideal for which I am prepared to die। और अगर जरूरत पड़ी तो इस आइडियल को प्राप्त करने के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहूंगा। ये नेल्सन मंडेला के वर्ड्स है जो चैप्टर के शुरू में इसने बताए हैं। दिस वाज नेल्सन मंडेला। तो ये नेल्सन मंडेला के कथन है। बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जिनके ऊपर साउथ अफ्रीका की जो वाइट गवर्नमेंट थी उसने ट्रेजन का उनके ऊपर ट्रायल किया था, मुकदमा दायर किया था, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। तो he and 7 other leaders, एक तो उन्हें और इसके साथ में 7 जो अन्य लीडर्स थे को
1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का अपोज करने के लिए इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको दिया गया इन 1964। क्यों दिया गया? अपोज द अपार्थाइड रिजाइम इन हिज कंट्री, यानी साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड रिजाइम है उसका अपोज करने के विरोध में नेल्सन मंडेला और उनके अन्य 7 लीडर्स को क्या किया गया? सजा दी गई। कौन सी सजा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई गई। He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, और अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की जो ड्रेडेड प्रिजन है यानी रोबेन आइलैंड, रोबेन आइलैंड की जो जेल है सबसे भयानक जेल समझी जाती है, उसमें उनको 28 वर्षों तक रखा गया। 28 वर्षों तक उन्होंने साउथ अफ्रीका की जो मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन है उसमें रखा गया था। किसको रखा गया था? नेल्सन मंडेला एंड हिज 7 अदर लीडर्स। नेक्स्ट है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। अपार्थाइड के खिलाफ किस प्रकार स्ट्रगल किया गया वो हम देखते हैं। साउथ अफ्रीका में रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। जो अश्वेत जो अफ्रीकन थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था, उनको अनेक प्रकार से उनको सजा दी जाती थी। तो किस प्रकार उनके ऊपर जो है जुल्म किए जाते थे वो हम देखते हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर से चलाई गई थी। स्पेशल तौर पर यह सिस्टम साउथ अफ्रीका में चलाया गया था। और ये क्या है? ये सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, रंग भेद नस्ल भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो साउथ अफ्रीका में व्हाइट डोमिनेशन के द्वारा चलाई गई थी, व्हाइट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। The white Europeans imposed this system on South Africa. साउथ अफ्रीका में ये व्यवस्था यूरोप के जो गोरे लोग थे उनके द्वारा चलाई गई थी। During the 17th and 18th centuries, 17th and 18th century के दरमियान the trading companies from Europe occupied it with arms and force. In the way they occupied India. 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने के लिए यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी प्रकार से गुलाम बनाया जिस प्रकार उन्होंने हथियारों से जोर जबरदस्ती से इंडिया को ऑक्यूपाइड किया था, गुलाम बनाया था। यानी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप की, उन्होंने यहाँ पर भी उसी आर्म से, फोर्स से इन लोगों को गुलाम बनाया। इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जिस प्रकार इंडिया को उन्होंने गुलाम बनाया था उसी प्रकार से यूरोपियन कंपनीज ने यहाँ के जो लोग थे उनको गुलाम बनाया। बट अनलाइक इंडिया, लेकिन भारत के उलट, ए लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। लेकिन भारत के उलट यहाँ पर लार्ज नंबर में जो व्हाइट्स थे वो यहाँ साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए थे एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। और इसके अलावा यहाँ स्थानीय शासन को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो अपार्थाइड की जो पॉलिटिक्स थी, रंग भेद की जो राजनीति थी, उसने लोगों को स्किन कलर के आधार पर डिवाइडेड कर दिया। अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल को डिवाइडेड किया एंड लेबल कर दिया उनको द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, उनकी जो चमड़ी का रंग है
चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को अपार्थिड ने बांट दिया, रंग भेद की नीति ने उनको डिवाइडेड कर दिया। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग थे उनकी चमड़ी का रंग काला था। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो नेटिव पीपल है, स्थानीय लोग हैं वहां के साउथ अफ्रीका के, उनकी चमड़ी का रंग काला होता है। द मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। और इसके अलावा आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, 3/4 उनकी पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन में से 3/4 जो पीपल है वो ब्लैक कलर के हैं, श्वेत है। एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, और उनको ब्लैक कहा जाता है। बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स, और इन टू ग्रुप्स के अलावा देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। इसके अलावा श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिक्स्ड रेसेस भी है, मिश्रित नस्ल के लोग भी है, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। उनको who were called colored and people who migrated from India। और भारत से गए लोग भी ये थे, इनमें शामिल थे। जो भारत से लोग यहाँ पर आए थे, साउथ अफ्रीका में माइग्रेट किया था, वो लोग भी इनमें शामिल है, यानी कलर्ड लोग। The white rulers treated all non-whites as inferiors। जो white rulers है, गोरे शासक, गोरों के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको छोटा मानते थे, नीचा मानते थे, उनको इंफीरियर्स मानते थे, छोटा मानते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, और इसके अलावा उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। द एपार्थिड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, और रंग भेद की शासकीय नीति श्वेतों के लिए ऑप्रेसिव थी, दमनकारी थी। They were forbidden from living in white areas। उन्हें व्हाइट एरियाज में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। They could work in white areas only if they had a permit। परमिट होने के ऊपर ही वो वहां जाकर काम कर सकते थे। जो व्हाइट एरियाज थे, जो गोरे लोगों के जो क्षेत्र थे, वहां पर उनको परमिशन मिलने पर ही वो वहां पर जाकर काम कर सकते थे। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेज, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। इनके सबके व्हाइट के भी अलग थे और ब्लैक के भी अलग थे। जो भी हमने ये चीजें ऊपर बताई है, यानी जो ये ट्रेन्स है, ट्रेन्स अलग होती थी, बसेज अलग होती थी, टैक्सीज वगैरह, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरी, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सारे क्या होते थे, ये वर ऑल सेपरेट फॉर व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। ब्लैक्स और व्हाइट्स के लिए ये सारी चीजें अलग अलग थी साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ब्लैक्स पीपल थे और जो व्हाइट पीपल्स थे, उनकी जो साधन सुविधाएं थी वो सारी सेपरेट थी। ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। दोनों के लिए ये चीजें क्या थी, अलग अलग थी। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, और इसी को सेग्रीगेशन कहा जाता था। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग अलग इंतजाम, अलग अलग रहने की व्यवस्था, पृथक्करण कह सकते हैं हम, सेग्रीगेशन। और इसके अलावा they could not even visit the churches where the whites worshipped। जहां पर व्हाइट लोग चर्च में वर्शिप करते थे, वहां पर भी ब्लैक्स नहीं जा सकते थे। जो अश्वेत पीपल थे वो चर्च में नहीं जा सकते थे, जहां पर गोरे लोग पूजा अर्चना करते थे, वर्शिप करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फ्रॉम एसोसिएशन। और इसके अलावा ब्लैक्स जो थे, जो काले लोग थे, जो अश्वेत लोग थे,
वो एसोसिएशन भी नहीं बना सकते थे, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और इसके अलावा जो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, जो टेरिबल ट्रीटमेंट था उसके अगेंस्ट भी वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाते थे। ये बात हो रही है ब्लैक्स पीपल की, श्वेत जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उनकी बात हम कर रहे हैं। सिंस 1950, 1950 से ही द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द एपार्थीड सिस्टम। जो एपार्थीड सिस्टम था, जो रंग भेद की जो नीति थी, श्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोग, इन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष किया। फॉट अगेंस्ट द एपार्थीड सिस्टम, एपार्थीड सिस्टम के खिलाफ इन्होंने स्ट्रगल किया। किन्होंने किया? ब्लैक्स ने किया, कलर्ड ने किया, एंड इंडियंस भी इसमें शामिल थे। इन्होंने मिलकर 1950 से इन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष किया। They launched protest marches and strikes. उन्होंने इसके लिए क्या किया? उन्होंने इसके लिए मार्चेज किए और स्ट्राइक्स की, हड़तालें की, विरोध प्रदर्शन किया। The African National Congress (ANC) was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. और इसके अलावा भेदभाव वाली इस प्रणाली का विरोध करने वाला जो संगठन था, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी उसके साथ में सभी संगठन आ गए। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। और इसमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। मैनी सेंसिटिव whites also joined the ANC to oppose apartheid। और इसके अलावा अनेक जो समझदार लोग थे, सेंसिटिव whites थे, also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle। तो इस स्ट्रगल में लीडिंग रोल करने वाले जो थे उनमें कुछ मैनी सेंसिटिव whites भी थे जिन्होंने ANC को ज्वाइन किया और एपार्थीड का ओपोज किया। Several countries denounced apartheid as unjust and racist। इसके अलावा several countries यानी अनेक देशों ने एपार्थीड की निंदा की, डिनाउंस किया, अनजस्ट बताया, रेसिस्ट बताया इसको। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people। लेकिन फिर भी जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, गोरी सरकार थी, उन्होंने हजारों जो श्वेत थे, ब्लैक्स थे, कलर्ड थे, उनकी हत्या की, दमन किया और अपना शासन जो है उसने जारी रखा। White racist government continued to रूल को कंटिन्यू रखा बाय डिटेनिंग करते हुए, टॉर्चरिंग करते हुए, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल, ब्लैक पीपल जो हजारों में थे उनकी हत्या की उन्होंने, और उनको डिटेन किया, टॉर्चर किया और अपना शासन जो है उन्होंने जारी रखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस। एक नए संविधान की ओर साउथ अफ्रीका किस तरह बढ़ता है, एक नए संविधान का निर्माण किस प्रकार होता है साउथ अफ्रीका में, वो हम देखते हैं। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थीड हैड इंक्रीज्ड। तो एपार्थीड के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। तो उसको ये एहसास हो गया, जो वाइट गवर्नमेंट थी उसने रियलाइज किया है कि अब जो श्वेत थे उनके ऊपर वो रिप्रेशन को कायम नहीं रख सकती है, उनके ऊपर वो ज़्यादा दिनों तक अपना राजकाज कायम नहीं रख सकती है।
ऐसा उन्होंने रियलाइज किया। द व्हाइट रिजाइम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज, और जो व्हाइट रिजाइम थी उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। जो पॉलिसीज बना रखी थी उसमें उसने बदलाव किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, और गौरी सरकार ने भेदभाव वाले जो कानून थे उनको रिपील किया, यानी वापस लिया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जो भेदभाव वाले जो कानून थे उनको गौरी सरकार ने वापस ले लिया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन लगा दिया। एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, और जो मीडिया थे उनके ऊपर भी पाबंदियां उठा ली गई। राजनीतिक दलों के ऊपर जो प्रतिबंध था वो उठा लिया गया। मीडिया के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो लिफ्टेड, उठा लिए गए। आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, और 28 सालों के बाद में जो नेल्सन मंडेला जेल में बंद थे वो भी, उनको भी आजाद कर दिया गया। 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, फ्री मैन के रूप में उनको आजाद कर दिया गया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की जो मिडनाइट थी, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज unfurled, marking the newly born democracy in the world. और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की जो मिडनाइट थी उसको साउथ अफ्रीका गणराज्य वहां पर एक नया झंडा जो है लहराया, और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। न्यूअली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में एक न्यूअली डेमोक्रेसी के रूप में इसका बॉर्न हुआ। The apartheid government came to an end, और रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। And paving way for the formation of multiracial government, और सभी नस्ल के लोगों की जो मिली जुली सरकार थी उसका गठन का रास्ता जो है तय हुआ। हाउ डिड दिस कम अबाउट, तो ये सब कैसे हुआ? लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। तो ये बदलाव किस प्रकार हुए दक्षिण अफ्रीका में, वो हम जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का, उसके मुंह से सुनते हैं हम, उसने क्या कहा। Historical enemies succeed in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other। तो नेल्सन मंडेला ने कहा है कि हिस्टोरिकल एनिमीज, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के जो दुश्मन रहे थे वो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के ऊपर सहमत हो गए, क्योंकि देश को एक दूसरे के ऊपर विश्वास था। माई विश, और मेरी ये कामना है, माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, और मेरी ये विश है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना नहीं छोड़े। और इसके अलावा दैट द चेरिश, इस बात पर विश्वास रखे, दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी, और इस बात में भी वो आस्था रखे कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही डेमोक्रेसी का बेस है, डेमोक्रेसी का आधार है। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका,
नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही ब्लैक लीडर्स appealed to fellow blacks to forgive the whites for the uh, atrocities they had committed while in power. वो जैसे ही नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का उदय हुआ उसके साथ ही जो अश्वेत नेता थे उन्होंने अश्वेत समाज से अर्ज किया, आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो उनके ऊपर जुल्म किए थे उन्हें वो भूल जाए और उन गोरों को वो माफ कर दें. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races. और इसके साथ उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों और स्त्री पुरुषों की समानता, मैन एंड वुमेन ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एंड ह्यूमन राइट्स, और जो मानवाधिकार है उसके ऊपर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हम करें. द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रा अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन. एक पार्टी ने रिप्रेशन और ब्रूटल किलिंग्स के आधार पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी. तो नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी संविधान का निर्माण करने के लिए. आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 वर्षों की चर्चा के बाद में एंड डिबेट, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. और उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना. These constitutions gave to its citizens the most extensive rights available in any country. इस संविधान में सिटीजन्स को जितने व्यापक अधिकार दिए उतने दुनिया के किसी संविधान ने लोगों को नहीं दिए. Together they decided that in the search for a solution to the problems, इसके साथ ही उन्होंने ये फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा. Nobody should be excluded, किसी को भी excluded नहीं किया जाएगा. No one should be treated as a demon, और इसके अलावा किसी को बुरा मानकर या दुष्ट मानकर उसके साथ में बर्ताव नहीं किया जाएगा. They agreed that everybody should become part of the solution, और इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले चाहे जिसने कुछ भी किया हो, whatever they might have done or represented in the past में चाहे जिसने जो किया हो, लेकिन अब हर समस्या के समाधान में क्या होगा, सबकी भागीदारी होगी. The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. और दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी अगर हमको लेनी है तो जो इसकी प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में इस भावना को बहुत ही अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया गया है. उसमें हम देख सकते हैं, The South African Constitution inspires Democrats all over the world. दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं. A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. और 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में एक लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए उसकी निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है. यानी उस स्टेट को जिसकी निंदा की जाती थी 1994 से पहले, उसको आज लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देखा जाता है. What made this change possible was the
determination of the people of South Africa to work together to transfer better experiences into the binding glue of a rainbow nation. ये काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने जो अनुभव थे उनको आगे के जो अच्छा समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण ये सब संभव हुआ। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, एक बार फिर मंडेला के शब्द हम वापस बोलते हैं। मंडेला ने क्या कहा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। दक्षिण अफ्रीका के संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। ऑन द वन हैंड इट इज अ solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal, repressive past। और एक तरफ तो ये एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से ये वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर, दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। बट इट इज मोर देन दैट, इस बात इससे भी ज्यादा, पर बात इतनी ही नहीं है, इससे भी ज्यादा है। इट इज आल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन व्हिच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। ये अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र है। A country which in the fullest sense belongs to all of us, black, white, women and men, श्वेत, अश्वेत, स्त्री और पुरुष, ये देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, ये मंडेला ने कहा था लास्ट में। तो इस प्रकार जो है दिस इमेज कैप्चर द स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीका टुडे। साउथ अफ्रीकन कॉल देमसेल्व्स a rainbow nation, can you guess why? तो ये जो तस्वीर बता रखी है, ये तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर कर रही है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को रेनबो नेशन के रूप में कहता है। क्या आप इस बात से सहमत है? तो इस प्रकार जो है ये हमारा टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की नीड क्यों होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।